गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है डी तथा एफ ब्लॉक तत्व और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण। कई सामान्य गुण हमने पहले वीडियो में हो चुके हैं आपके। आज कई और इम्पोर्टेंट सामान्य गुणों का अध्ययन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण और इसमें रंगीन आयनों का निर्माण। अधिकांश संक्रमण तत्वों को क्या बोलते हैं? डी। ये सब धातु होती है। अधिकांश संक्रमण तत्वों के यौगिक ठोस अवस्था तथा विलयन दोनों में रंगीन होते हैं। देखो, जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं ना, डी ब्लॉक तत्वों में रंगीन आयन व यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। अधिकांश डी ब्लॉक तत्वों के आयन और यौगिक जो होते हैं ना, वो रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। ऐसे सभी धनायन, और देखो, क्योंकि डी ब्लॉक तत्व क्या है? धातु है, मेटल्स है, और जो मेटल्स होती हैं उनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे सभी धनायन जिनमें डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, वे रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के वे आयन ही कलर्ड होते हैं जो आंशिक रूप से भरे होते हैं। देखो, डी कोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो डी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी कि जिन आयनों में डी ऑर्बिटलों में कुल मिलाकर के 10 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आयन कलर्ड होते हैं। ऐसे सभी धनायन जिनमें डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होते हैं, मतलब उनमें 10 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कलर्ड होते हैं। जैसे ये Fe के ऊपर 2 यूनिट धनावेश, Fe के ऊपर 3 यूनिट धनावेश, इस कोबाल्ट के ऊपर 2 यूनिट धनावेश, निकेल के ऊपर 2 यूनिट धनावेश, ये क्यूप्रिक आयन 2 यूनिट धनावेश, टाइटेनियम आयन के ऊपर 3 यूनिट का धनावेश आदि। ये आयन जो होते हैं ना, ये रंगीन होते हैं क्योंकि इन आयनों में डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, अपूर्ण होते हैं वो। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके देखना। जैसे ये Fe के ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो इसमें जो डी उपकोष होता है वो अपूर्ण होता है। डी उपकोष कितने ऑर्बिटल से बना होता है? 5 ऑर्बिटल से, 5 डी ऑर्बिटलों से। तो ऐसे सभी धनायन जिनमें डी ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं, वो ध्यान रखो, वो कलर्ड होते हैं। और ऐसे सभी धनायन जिनमें डी ऑर्बिटल या तो पूर्ण भरे होते हैं या पूर्ण रूप से रिक्त होते हैं। ऐसे धनायन जिनमें डी ऑर्बिटल या तो बिल्कुल खाली हो या वो पूरे भरे हुए हो, ऐसे आयन जो होते हैं ना, वो रंगहीन, कलरलेस होते हैं। जैसे ये स्कैंडियम के ऊपर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, ये आयन कैसे बनेगा? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा स्कैंडियम परमाणु, टाइटेनियम परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, है ना, तो ये आयन बनेगा। इन आयनों में जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना, इन आयनों में डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, तो इसलिए ये आयन जो होते हैं ना, कलरलेस होते हैं। ध्यान रखो, वे ही उन्हीं संक्रमण धातुओं के आयन जो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, जो आंशिक रूप से भरे होते हैं। और वे आयन कलरलेस होते हैं, रंगीन होते हैं, जो या तो पूरे भरे होते हैं या फिर उनमें रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटलों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देखो, जबकि
ये क्यूप्रस आयन है, ये जिंक आयन है, ये सिल्वर आयन है, इनमें सभी d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इनके मतलब इनका D10 विन्यास होता है, d ऑर्बिटलों में 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो ये सभी आयन जो होते हैं ना, ये रंगहीन होते हैं। अब बात आती है कि भाई ये रंगहीन कलर्ड क्यों होते हैं, जिनमें d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, और ये कलरलेस क्यों होते हैं, जिनमें पूर्ण रूप से डी फोर्स पूर्ण रूप से भरा होता है, या जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते डी ऑर्बिटलों में, वो कलरलेस होते हैं। देखो, डी संक्रमण के कारण डी ब्लॉक तत्वों के आयन व यौगिक रंगीन होते हैं। डी संक्रमण का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो डी ऑर्बिटलों में वो जो कम ऊर्जा के डी ऑर्बिटल है उसमें से अधिक ऊर्जा के डी ऑर्बिटलों में पहुंच जाते हैं। तो डी संक्रमण के कारण डी ब्लॉक तत्वों के आयन व यौगिक रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी आयन या यौगिक पर पड़ता है तो कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन एक विशेष तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं तथा उच्च ऊर्जा के डी ऑर्बिटल में कूद जाते हैं। इस घटना में शेष रंगीन प्रकाश उत्सर्जित होता है तथा यौगिक रंगीन कलर्ड प्रतीत होता है, और जो दिखाई देने वाला रंग होता है वो अवशोषित तरंगदैर्ध्य का पूरक होता है। जो जिस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित होता है ना, जो उत्सर्जित होने वाला प्रकाश होता है ना, वो उसका पूरक होता है जिस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित होता है। देखो, जो डी ब्लॉक तत्वों के आयन और यौगिक जो होते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, डी संक्रमण होता है उनमें इलेक्ट्रॉनों का। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो डी ऑर्बिटलों में, एक डी ऑर्बिटल में से दूसरे डी ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं प्रकाश को अवशोषित करके। डी संक्रमण के कारण डी ब्लॉक तत्वों के आयन और यौगिक कलर्ड होते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी आयन या यौगिक पर पड़ता है ना, तो कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन एक विशेष तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, और डी संक्रमण उन आयनों में होता है जो आंशिक रूप से भरे होते हैं। केवल उन्हीं आयनों में डी संक्रमण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में कूदते हैं जो आंशिक रूप से भरे होते हैं, उन्हीं में डी संक्रमण होता है। तो किसी आयन या यौगिक पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन एक विशेष तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं तथा उच्च ऊर्जा के डी ऑर्बिटल में कूद जाते हैं, है ना। निम्न ऊर्जा के डी ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा के डी ऑर्बिटल में कूद जाते हैं, इसी को कहते हैं डी संक्रमण। और इस घटना में शेष रंगीन प्रकाश जो होता है ना, वो उत्सर्जित होता है तथा यौगिक कलर्ड प्रतीत होता है। और यौगिक का जो दिखाई देने वाला रंग होता है ना, वो जिस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश वो यौगिक अवशोषित करता है, वो दिखाई देने वाला रंग अवशोषित तरंगदैर्ध्य का पूरक होता है। अब जो ये प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी है, इसके कुछ आयनों का रंग देखते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि जिन आयनों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं
वो तो होते हैं रंगीन, कलर्ड होते हैं। जिनमें डी ऑर्बिटल या तो खाली होते हैं या फिर वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वो आयन होते हैं रंगीन। वो आयन क्या होते हैं? रंगीन। तो ये बात आपकी, इसको अच्छे से अपनी दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हुए हैं तो आयन कैसा होता है? कलर्ड होता है। और अगर डी ऑर्बिटल रिक्त हैं या वो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तो आयन कैसा होगा? कलरलेस होगा। देखो कुछ उदाहरण देखिए। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के कुछ जल योजित आयनों के रंग। जल योजित मतलब ये जल इनमें जुड़ा होता है, जल के अणु। देखो जिसे ये स्कैंडियम आयन है, इस पर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, इसमें डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलरलेस होता है, रंगीन होता है। देखो कैसा होता है डी जीरो विन्यास कैसा होता है इसका। देखो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। तो इसका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ये है 3d1 4s2। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बाह्य कोश में से ही इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं। अब देखो इसके ऊपर 3 यूनिट का धनावेश है, तो 3 यूनिट का धनावेश कब आएगा? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 2 तो ये s में है और 1 डी ऑर्बिटल में, तो तीनों बाहर निकल जाएंगे। तो डी ऑर्बिटल तो खाली हो गया ना, तो इसका विन्यास क्या है? 3d0 है ना। तो ऐसे ही अगर हम टाइटेनियम का देखें ना, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना 1s2 2s2, यानी कि लास्ट में इसका क्या होगा? 3d2 4s2। एक ही तो बढ़ा, तो 3d2 4s2, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिन आयनों में डी ऑर्बिटल खाली होते हैं वो आयन कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। अच्छा अब देखो इनमें देखो परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों के नाम और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बिल्कुल पक्का याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से संबंधित है, तो वो बिल्कुल अच्छे से आपको आने चाहिए। देखो ये 3d1 क्यों है? ये 3d1 3d2 ये क्यों है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा तो आप ये चीज आपकी समझ में आएगी। अच्छा देखो यहाँ पे 3d9 ये होता है क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन होता है नीला और क्यूप्रस आयन होता है रंगीन। देखो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s1 3d10 4s1। अब देखो जब ये आयन बनता है क्यूप्रस आयन कैसे बनता है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 28 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? बाहर से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा है ना, यहाँ से। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3d10 होगा। अब देखो इसमें तो जो डी ऑर्बिटल है ना पूरे भरे हुए हैं, तो इस वजह से ये आयन होता है कलरलेस। और इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन और निकल रहा है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 है। जब इसके ऊपर देखो जब इसके ऊपर ये आयन जो होता है ना इस आयन का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा 3d9। और इस आयन का ये आयन कब बनेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मतलब एक तो ये और एक और इसमें से, तो इलेक्ट्रॉन ये क्यूप्रस आयन में तो होता है ये 3d10 और क्यूप्रिक आयन में होगा ये 3d9।
कई बार सवाल आता है कि भाई क्या कारण है विलयन में जो क्यूप्रस आयन होता है वो तो रंग कलरलेस होता है, जबकि क्यूप्रिक आयन होता है वो नीला रंग का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे डी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, तो डी संक्रमण नहीं होता इसमें कि ये जो क्यूप्रस आयन होता है इसमें डी संक्रमण होता है, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है। तो इस वजह से ये जो आयन है क्यूप्रस आयन ये तो होता है रंगहीन, क्योंकि सभी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं। इसमें डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है, इसलिए इसका रंग होता है नीला। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि जो संकर धातुएं होती है ना, संकर धातुओं में रंगीन आयन व यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। और क्यों बनाते हैं ये रंगीन आयन व यौगिक? क्योंकि इनमें आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं, और वो आयन केवल वही आयन रंगीन होते हैं जो आंशिक रूप से भरे होते हैं, मतलब 9 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। और रंगीन आयन कौन से होते हैं? जिनमें डी ऑर्बिटल रिक्त होते हैं या डी ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं। और इनका जो रंग होता है वो किस कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण करते हैं, मतलब जब जो आंशिक रूप से भरे हुए आयन होते हैं ना, जब उन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है ना, तो वे उस श्वेत प्रकाश में से विशेष तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो निम्न ऊर्जा के डी ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा के डी ऑर्बिटल में कूद जाते हैं। प्रकाश का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के डी ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा के डी ऑर्बिटल में कूद जाते हैं, और जो शेष बचा प्रकाश होता है वो रंगीन होता है, रंगीन प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो इस वजह से जो आयन होता है, आयन या यौगिक जो होता है ना, वो रंगीन प्रतीत होता है, और जो दिखाई देने वाला रंग होता है वो अवशोषित रंग का पूरक रंग होता है। अच्छा देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो दिखाई देने वाला रंग होता है वो अवशोषित रंग का पूरक होता है। देखो पूरक रंग क्या होते हैं? पूरक रंग वे कहलाते हैं, वे दो रंग जो आपस में मिलकर के श्वेत रंग बनाते हैं, सफ़ेद रंग बनाते हैं ना, ऐसे रंग कहलाते हैं पूरक रंग। तो ये बात हुई रंगीन आयनों का निर्माण। अब संक्रमण तत्वों का अगला गुण देखते हैं, जटिल यौगिकों, संकर यौगिकों का निर्माण, या इनको संकुल यौगिक भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं अंग्रेजी में। देखो जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं ना, डी ब्लॉक तत्वों में जटिल आयन व यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। संक्रमण तत्वों में जटिल आयन व यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। देखो जटिल आयन कैसे बनाते हैं, जैसे ये FeCN6 है ना, ये फेरोसाइनाइड आयन है ना, ये टेट्राएमीन कॉपर, देखो ये जटिल आयन है। अगला जो चैप्टर है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये संकर आयन है। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, संक्रमण तत्वों में जटिल आयन व यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। और ये प्रवृत्ति क्यों होती है, इसका मुख्य कारण ये है, इन कारणों की वजह से ये जटिल आयन व यौगिक बनाते हैं। पहला, धातु आयनों के आकार का छोटा होना। जो संकर धातुओं के धनायन होते हैं ना, उनका आकार छोटा होता है, उन पर उच्च धनावेश होता है, धनायनों पर उच्च धनावेश होता है, तथा आबंध बनाने के लिए धनायनों में निम्न ऊर्जा के रिक्त डी ऑर्बिटलों की उपलब्धता।
तो इन कारणों से जो संक्रमण धातु होती है वो जटिल आयन व यौगिक बनाती है ना। क्या कारण बताए मैंने आपको? जो धातु संक्रमण धातुओं के धनायन होते हैं उनका आकार छोटा होता है, उन पर उच्च धनावेश होता है और उन धनायनों में निम्न ऊर्जा के रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। तो देखो एग्जाम में कई बार आ चुका है ये कि क्या कारण है, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन आयन वो जटिल आयन व यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये कारण आपको उसमें देने हैं। अब संक्रमण तत्वों का अगला गुण उत्प्रेरकीय गुण, वेरी इंपॉर्टेंट है उत्प्रेरकीय गुण। देखो जो संक्रमण धातु और उनके यौगिक जो होते हैं ना वो रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे Fe, कोबाल्ट, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम और ये सिल्वर Fe2O3, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये Cr2O3 आदि महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण जो धातुएं होती हैं, संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका जो मुख्य कारण है कि ये यौगिक जो हैं वो उत्प्रेरकों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, इसके कई कारण हैं। देखो पहला, इनमें डी ऑर्बिटल, खाली रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या कहें परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने की इनमें योग्यता होती है। देखो जैसे Fe जो होती है ना, Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है और Fe के ऊपर +3 यानी कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था, या कहीं इसकी संयोजकता 2 है Fe की, इसमें Fe की संयोजकता 3 है। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने की योग्यता होती है और इन धातुओं की सतह पर उपस्थित परमाणुओं में मुक्त संयोजकताएं विद्यमान रहती हैं। देखो पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में ये बताया है कि मुक्त संयोजकताएं क्या होती हैं। इन धातुओं में जटिल यौगिक बनाने की योग्यता होती है। तो इन कारणों की वजह से जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई क्या कारण है कि जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं ना वो रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं और इन तत्वों में परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या कहीं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने की इनमें योग्यता होती है। और धातुओं की सतह पर ये जो संक्रमण धातुएं होती है ना, संक्रमण धातुओं की सतह पर उपस्थित परमाणुओं में मुक्त संयोजकताएं होती है, फ्री वैलेंसीज होती हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करती हैं। इन मुक्त संयोजकताओं की वजह से ही जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना वो ज़्यादा तेजी से होती है। मुक्त संयोजकताओं पर अभिकारकों के अणु अधिशोषित होते हैं और वहाँ पर वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और इन धातुओं में जटिल आयन बनाने की योग्यता होती है। तो यही कारण है, यही वे सब कारण हैं जिनकी वजह से जो डी ब्लॉक धातुएं होती है और उनके यौगिक रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब संक्रमण तत्वों का अगला इंपॉर्टेंट गुण अंतराकाशी यौगिकों का बनना है, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अंतराकाशी यौगिक। देखो अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? अंतराकाशी यौगिक वे होते हैं जिनमें किसी धातु के क्रिस्टल जालक में अन्य
पदार्थ जो होते हैं ना, अन्य दूसरे तत्व जो छोटे परमाणु होते हैं जिनके, वो अंतराकाशीय स्थान उसमें ग्रहण कर लेते हैं। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें अनेक अंतराकाशी यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थानों में कम त्रिज्या के छोटे अधातु परमाणुओं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये बोरोन आदि परमाणुओं द्वारा स्थान ग्रहण करने पर इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। मतलब इस प्रकार के ये जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं ना, इनमें धातु का जो क्रिस्टल जालक होता है ना, धातु के क्रिस्टल जालक में जो रिक्त स्थान होते हैं, देखो जैसे ये धातु का क्रिस्टल जालक है ना, और इसमें ये रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान में अधातु परमाणु, कम त्रिज्या के छोटे अधातु परमाणु स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मान लो ये लोहे का क्रिस्टल जालक है और इसमें ये कार्बन परमाणु जो होते हैं ना, क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थान में ये समा जाते हैं। क्रिस्टल जालक में जो रिक्त स्थान होते हैं ना, उसमें ये स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं ये अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक वे होते हैं जिनमें धातु का जो क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल जालक में जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान में अन्य जो अधातु परमाणु होते हैं छोटे आकार के, वो स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। रिक्त स्थान भर जाने के कारण, जब ये क्रिस्टल जालक का रिक्त स्थान भर जाता है, संक्रमण धातु दृढ़ और कठोर हो जाती है। धातु जो होती है ना, और ज्यादा हार्ड हो जाती है। इनके गलनांक उच्च होते हैं। शुद्ध धातु की तुलना में इनके जो गलनांक होते हैं ना, वो उच्च होते हैं। इस्पात, ढलवा लोहा, कार्बन के साथ अंतराकाशी यौगिक बनने के कारण दृढ़ व कठोर हो जाते हैं। जो इस्पात होता है ना, इस्पात में लोहे का जो क्रिस्टल जालक होता है ना, उसमें कार्बन परमाणु जो है वो अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिससे इस्पात जो है वो हार्ड हो जाता है और दृढ़ हो जाता है। अंतराकाशी यौगिकों में धातु और अधातु परमाणुओं के मध्य कोई निश्चित बंध नहीं होता, इसलिए है ना, इनके बीच में कोई निश्चित बंध नहीं होता। ये तो केवल अंतराकाशीय स्थान जो है उसको ग्रहण करते हैं, तो निश्चित बंध नहीं होता। इसलिए न तो ये आयनिक होते, न ही सहसंयोजक। रासायनिक रूप से जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं अंतराकाशी यौगिक, वो निष्क्रिय होते हैं। ये अति कठोर होते हैं, यहाँ तक कि कुछ बोराइडों की कठोरता, जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं बोराइड, इनकी कठोरता हीरे की कठोरता के समान होती है। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे। अब देखते हैं संक्रमण तत्वों का अगला गुण, अनिश्चित अनुपात के यौगिक। अनिश्चित अनुपात के यौगिकों को अरस समीकरणमितीय, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड भी इनको बोलते हैं। देखो, जो संक्रमण तत्व होती हैं, इनमें अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। संक्रमण तत्वों में अनिश्चित अनुपात के यौगिक, मतलब ऐसे यौगिक जिनमें तत्वों का अनुपात निश्चित ना हो, ऐसे यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये यौगिक संयोजकता के सामान्य नियमों का पालन नहीं करते। इन यौगिकों का संगठन परिवर्तनीय होता है। ये जो यौगिक होते हैं ना, इनका संगठन क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। इस प्रकार के यौगिकों में तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता। जैसे ये एक अनिश्चित अनुपात का यौगिक है, फेरस ऑक्साइड, या इसे
एरस समीकरणमितीय यौगिक है। ये एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। देखो वैसे तो अनुपात 1:1 होना चाहिए भाई, इसका एक परमाणु इसके एक परमाणु से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इसका 0.94 परमाणु इसके एक परमाणु से जुड़ा हुआ है। या इसको इस तरीके से समझिए भाई, इसके 100 परमाणु, ऑक्सीजन के 100 परमाणु Fe के 94 परमाणु से जुड़े हुए हैं, है ना, होने चाहिए। तो इसके 100 के साथ में 100 इसके होने चाहिए थे, है ना। तो इस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं अनिश्चित अनुपात के यौगिक। और जैसे ये है टाइटेनियम का हाइड्राइड, ये एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, एरस समीकरणमितीय यौगिक है। इसमें अनुपात तो होना चाहिए था 1:1 का, इसके एक परमाणु से इसका एक परमाणु जुड़ा होना चाहिए, लेकिन इसके एक परमाणु से इसका 1.7 परमाणु जुड़ा होता है। और देखो ये जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण धातुएं होती है ना, ये अनिश्चित अनुपात के यौगिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे Fe जो होता है ना, Fe+2 भी प्रदर्शित करता है, Fe+3 भी प्रदर्शित करता है। जैसे ये टाइटेनियम है, +3 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +4 भी करता है। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या कहें कि परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण संक्रमण तत्व जो होते हैं ना, अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाने की इनमें प्रवृत्ति होती है। संक्रमण धातुओं का अगला गुण मिश्र धातुओं का निर्माण। जो संक्रमण धातुएं होती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होती हैं ना, ये परस्पर मिलकर के मिश्र धातु बनाती हैं। एलोय बोलते हैं मिश्र धातु को। देखो मिश्र धातुएं दो या अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होती है। मिश्र धातु में अधातु भी हो सकते हैं। डी ब्लॉक संक्रमण तत्वों का परमाणु आकार लगभग बराबर होता है। मिश्र धातु बनाने का एक मुख्य कारण यह है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनका परमाणु आकार लगभग बराबर होता है। इस कारण एक धातु शीघ्रता से दूसरी धातु के द्वारा क्रिस्टल जालक में से विस्थापित हो जाती है तथा ठोस विलयन यानी कि मिश्र धातु बनाती है। मिश्र धातुएं ऐसे परमाणु द्वारा बनती हैं जिनकी परमाणु त्रिज्याओं में लगभग 15% का अंतर होता है। मतलब परमाणु त्रिज्याओं में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, इससे अधिक अंतर होगा तो मिश्र धातु नहीं बनेगी। अंतर इतना या इससे कम होता है तभी धातुएं आपस में मिलकर के समांग मिश्रण बनाती है, मतलब मिश्र धातु बनाती हैं। देखो ये कुछ मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पीतल ब्रास। पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है, 70% कॉपर 30% जिंक। कांसा 88% कॉपर 12% एसन होता है। टिन गन मेटल में 88% कॉपर, एसन 10%, जिंक 2% होता है। बेल मेटल में कॉपर 80% और टिन 20% होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणों में कई सारे इम्पोर्टेंट सामान्य गुण मैंने आपको बताए। बहुत इम्पोर्टेंट, आज जो भी गुण बताए वो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, इनको अच्छे से याद करना। और देखो आज मैंने आपको ये वीडियो इस तरीके से बनाई है कि आप अपने नोट्स जो है ना उनको अच्छे से तैयार कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू।